नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी आत्मनिर्भर नहीं रहे? अब उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे पर, अजीत पवार पे, सुखबीर बादल पे, चिराग पासवान पे दूसरे कंधों की तलाश है। क्या मोदी जी का खुद पर भरोसा टूट रहा है? अपने ही ब्रांड पर उन्हें यकीन नहीं, और इसीलिए दूसरी पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और वहां से नेता आयात किए जा रहे हैं। सवाल यह है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी जी अकेले दम पर अब बीजेपी को नहीं जिता सकते? अब दोस्तों, बीजेपी जब एक के बाद एक चुनाव हारती चली गई पिछले 7-8 महीनों में, हिमाचल से लेकर कर्नाटक, फिर एमसीडी, फिर उसके बाद कई बाई इलेक्शंस लोकसभा के, विधानसभा के, अपने ही हार्टलैंड में, अपने ही काउ बेल्ट में, जिस काउ बेल्ट में बीजेपी डोमिनेट करती, जब वहाँ बीजेपी ने हारना शुरू किया तो आरएसएस की मुखपत्र, आप कह सकते हैं आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने भी स्वीकार किया कि ब्रांड मोदी अब डाइल्यूट हो रहा है, फीका पड़ रहा है और सिर्फ मोदी के कंधों पर, मोदी के रथ पर सवार होकर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। ये गारंटी अब नहीं है। और ऐसा ही कुछ जो बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो अमित शाह के साथ काम करते हैं, आप कह सकते हैं जो कोर थिंक टैंक है, वो भी कहीं ना कहीं ये बात एडमिट तो करता है ऑफ द रिकॉर्ड कि मोदी जी ने जब 2014 में 282 सीट्स उन्होंने हासिल करी तो एक रिकॉर्ड था। और उसके बाद 2019 में जब मोदी जी की जो पायदान थी 282 से चढ़कर 303 पर पहुंची, 303 सीट्स, वो जो हिमालय था सफलता का, वो जो शिखर था, वो दरअसल मोदी जी का खुद का स्टैग्नेशन पॉइंट था, वो एक ठहराव था। अब सवाल इस बात का है कि क्या 303 के पॉइंट के ऊपर, इस हिमालय के ऊपर भी कोई हिमालय है जहां मोदी चढ़ सकते हैं, या फिर पहाड़ के नीचे ऊंट को आना ही आना है? सवाल इस बात का है कि ये जो डिक्लाइन है ये कितना होगा? 303 से ये जो डिक्लाइन है, क्या ये 30 सीटों का होगा? क्या ये 40 सीटों का होगा? या ये स्लाइड करके 60-70 सीटों से ज्यादा पहुंच जाएगा? और यही डर है जो शाह को सता रहा है, चाणक्य को सता रहा है। यही डर है जो मोदी जी के दिल में घर करता जा रहा है। अब जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 स्टेट इस देश के, दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले एक बैसाखी थी एकनाथ शिंदे की, अब 2 बैसाखियां हैं। इधर भी बैसाखी है, इधर भी बैसाखी। एक तरफ शिंदे हैं जो कंधा संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार हैं जो कंधा संभाल रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र तक रुकने वाली नहीं है। ये जो सिलसिला है अभी और तेज होगा, और इनकी जो नज़र है शाह साहब की, मोदी जी की नज़र तो बिहार पर भी है, क्योंकि बिहार से भी बहुत नुकसान हो रहा है। और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि चाणक्य की नज़र जेडीयू पे, नीतीश के लोगों पर है, कांग्रेस पर भी है, कि इसको भी क्या तोड़ा जा सकता है। हालांकि नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ग्रैंड अलायंस बनी, अगर एक महागठबंधन बना जिसमें नीतीश भी शामिल होते हैं, कांग्रेस भी आती है, जयंत चौधरी भी होते हैं, उसमें अखिलेश यादव भी होते हैं, और भी कई पार्टियां जुड़ती हैं, और बाद में बारात में अगर मायावती भी आ जाती है, तो फिर उत्तर प्रदेश का संग्राम जीतना भी इतना आसान मोदी जी के लिए नहीं होगा। इसलिए जयंत चौधरी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जयंत चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं और मायावती को डराया जा रहा है नई नई फाइल खोलकर कि आप किसी भी सूरत में कांग्रेस से डायलॉग बंद करिए, अकेले चलिए। अगर आप पंजाब में आते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये लग गया है कि अकेले दाल गलने वाली नहीं, इसलिए सुखबीर सिंह बादल को वापस ले रहे हैं, और बादल को ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी की तलवार, सीबीआई की तलवार बादल परिवार पर भी है। अगर आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में शाह साहब चाहते हैं, चाणक्य चाहते हैं कि जो भूपेश बघेल है,
जो वन मैन शो है इसका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, इसकी घेराबंदी कैसे हो? तो किसी ना किसी जोड़ तोड़ से, किसी ना किसी जांच के सहारे भूपेश बघेल की घेराबंदी हो रही। और आज भी एक फाइल बीजेपी खोलने जा रही है लिकर पॉलिसी को लेकर, जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब मध्य प्रदेश में सारा दारोमदार कमलनाथ पर है। कमलनाथ के कंधों पर ही कांग्रेस है, कांग्रेस के अरमान हैं, कांग्रेस के सपने हैं, दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं। लेकिन कमलनाथ दरअसल अमीर आदमी है और अमीर आदमी को आसानी से घेरा जा सकता है। इसी का एक्सपर्टाइज है अमित शाह के पास। तो वो कोशिशें भी हो रही हैं मध्य प्रदेश में। अब ये सूची दोस्तों बहुत लंबी है, ये आंध्र प्रदेश भी जाती है, झारखंड में भी जाती है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ एक ही है कि क्या मोदी जी आत्मनिर्भर नहीं रहे, क्या खुद पर ही भरोसा टूट रहा है? और इससे पहले कि इस पूरे मामले को हम डिकोड करें भीतर जाकर, आज हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री होंगे। 30-40 साल का तजुर्बा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, अमर उजाला के पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और बहुत ही बेखौफ बोलते हैं और जो उनकी एनालिसिस है वाकई सुनने लायक होती है। और उनके साथ होंगे सुधीर सूर्यवंशी, जो आपको पश्चिमी भारत का एक पर्सपेक्टिव देंगे कि क्या वाकई अमित शाह और मोदी एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ गए हैं, एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि जहां से आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना मुश्किल है, जहां सीढ़ियां हैं नीचे उतरने के लिए। क्या ऐसी सीढ़ियां मोदी और शाह के आगे हैं जहां से सिर्फ उतरना है, चढ़ना नहीं है? इस पर भी बात होगी। लेकिन एक बुनियादी सवाल पर मैं चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षित करना, और वो सिर्फ मैं आपसे चंद सेकंड लूँगा। अब दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखें तो मोदी जी जो बुनियादी गलती कर रहे हैं, जो बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में दो ही पार्टियां हैं रीजनल, एनसीपी और शिवसेना। इन दोनों पार्टियों को टारगेट किया, इन दोनों पार्टियों को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन किया चाणक्य ने, और दोनों ही ऑपरेशन आप कह सकते हैं बहुत हद तक सफल हुए, क्योंकि शिवसेना भी टूटी और एनसीपी भी टूटी। लेकिन जो फोकस था मोदी जी का या अमित शाह का, वो फोकस वोट नहीं था, वो फोकस विधायक थे। मोदी जी ने और शाह साहब ने विधायक तोड़े, शिवसेना से भी विधायक तोड़े, उन्होंने एनसीपी से भी विधायक तोड़े, वोट नहीं तोड़ पाए। वोट आज भी शिवसेना का उद्धव ठाकरे के साथ है। यानी आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ही मास लीडर हैं। और अगर आप एनसीपी देखेंगे तो एक ही फेस है, एक ही चेहरा है, एक ही किंग है, एक ही पावर है, शरद पवार, वही मास लीडर है। तो वोट शरद पवार के साथ है, एक तरफ वोट ठाकरे के साथ है। तो वोट की जगह चाणक्य ने टारगेट किया विधायकों को। तो विधायकों से सरकार चलती है, वोट से सरकार बनती है। अब ठीक है, टारगेट जो है महाराष्ट्र में मोदी जी ने विधायकों पर कर दिया, वोट पर नहीं किया, इस पर फिर कभी बात। लेकिन हमारा जो बुनियादी सवाल है कि क्या मोदी जी का खुद पर भरोसा टूट रहा है? क्या जो ब्रांड मोदी है उसी पर मोदी जी का यकीन कम होता चला जा रहा है? और क्या ये बात बीजेपी भी स्वीकार कर रही है? क्या ये बात आरएसएस भी स्वीकार कर रही है? मुझे लगता है इसी को लेकर आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री होंगे, सुधीर सूर्यवंशी होंगे, मैं होऊंगा, और हमारी तीनों की कोशिश होगी कि इस बड़े सवाल को डिकोड करें, क्योंकि ये 2024 का यक्ष प्रश्न है। सवाल विनोद भाई ये है कि मोदी जी ने 2019 में, उनको इतना कॉन्फिडेंस था 14 में 19 में कि जिसको मदद देनी है दे, ना देनी ना दे। मोदी अकेले खुद को लेकर चल रहे थे, पार्टी को लेकर चल रहे थे। और ये कमोबेश अगर आप देखें तो 2019 के भी कई बरस तक हमने देखा। लेकिन आज हम देखते हैं कि मोदी जी को जरूरत पड़ रही है, मोदी जी को आवश्यकता है। मोदी जी नायडू बाबू को भी फोन कर रहे हैं, हमें तो सुना है पटना भी 2-3 बार फोन कर चुके हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में वो झुक गए, शिंदे को भी ले लिया, अजीत पवार को भी ले लिया, और चिराग पासवान जिससे कभी मोदी जी बात नहीं करते उनको भी साथ ले रहे हैं। रिशफल होने जा रहा है। मोदी जी को जो जरूरत पड़ रही है इतने लोगों को अपना कुनबा बढ़ाने की, रीजनल पार्टी को अपनी तरफ लाने की, आपको क्या लगता है कि मोदी को खुद एहसास हो रहा है, अमित शाह को खुद एहसास हो रहा है कि पार्टी जो 2019 में थी आज वो स्थिति नहीं है? कहीं ना कहीं मोदी को अब जरूरत पड़ रही है साथ की। देखिए,
मोदी जी और अमित शाह जी बहुत ही जमीनी पॉलिटिशियन हैं और वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है, प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। प्रैक्टिकल से भी आगे एक शब्द है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेट। हाँ, तो प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन जो है वो नो स्टोन अनटर्न, जो बात है ना कि कोई भी मौका, कोई भी ऐसा मतलब कोना न छोड़ा जाए जहां से बाद में पछताना पड़े, अरे यार ये कर लेते तो ये बात जो है बन जाती। वो उस धारणा को मानने वाले हैं। 2019 के बाद जब उनको काफी सीटें बढ़ गई, 303 सीटें बीजेपी की आ गई, 354 सीटें आ गई एनडीए की, तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और इसीलिए अब जब किसान कृषि कानूनों पर अकाली दल छोड़ के गया तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की, शिवसेना छोड़ के गई तो कोई परवाह नहीं की, नीतीश कुमार छोड़ के गए तो कोई परवाह नहीं की। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष की एकता का जो पहले तो सिर्फ स्लोगन था, अब वो फलीभूत होते हुए दिख रही है। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह सकते हैं या बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं कि साहब वो महाराष्ट्र में जैसे एनसीपी टूट गई या शिवसेना टूट गई तो विपक्ष की एकता तार-तार हो गई। वो मैं उसको नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है विपक्ष की एकता कोई तार-तार नहीं हुई। विपक्ष की एकता के जो पैरोकार थे वो आज भी उसी के, उद्धव ठाकरे अभी भी विपक्ष के साथ हैं, शरद पवार अभी भी विपक्ष के साथ हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कभी विपक्ष की एकता के पैरोकार नहीं थे, तो उनको जहां जाना था वहां चले गए। लेकिन जो पैरोकार थे वो अभी भी साथ में हैं, इसलिए विपक्ष की एकता कहीं छिन्न भिन्न नहीं हुई है। तो ये सारा विपक्ष का गठबंधन बनता है। देखो बेंगलोर में जो मीटिंग हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को और मोदी जी को ये चिंता है कि महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहां जहां विपक्ष के छत्र मजबूत है, वहां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्कोर तक पहुंचे। और इसीलिए महाराष्ट्र में 2 ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन एकनाथ शिंदे, ऑपरेशन अजीत पवार। बिहार में जीतनराम मांझी और ये क्या नाम है इनका, साहनी, ये 2, और चिराग पासवान तो पहले से ही उनके साथ हैं, इन 2 दलों को साथ में लिया गया। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है, शिरोमणि अकाली दल से बातचीत चल रही है। तो इस बार 2019 जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। हवा जरूर बनाई जाती है जो पार्टियां बनाती हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी व्यवहारिक राजनेता है। वो जानते हैं कि जमीन पर जैसी स्थिति है उस हिसाब से हमको करवट लेनी पड़ेगी। एक सवाल जो मुझे लगता है आपसे ही पूछा जाना चाहिए और आप ही उससे बेहतर जवाब कोई और दे नहीं पाएगा। जयंत चौधरी को लेकर बहुत सी अटकलें हैं। जयंत चौधरी मीटिंग में नहीं गई पटना वाली, उसके बाद जयंत चौधरी का हमने अभी कोई अखिलेश के साथ कोई ताजी तस्वीर नहीं देखी, और इस तरह की खबरें आ रही हैं जो छप रही हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं। जयंत चौधरी से वाकई कोई बातचीत है, ऐसी कोई सुगबुगाहट है कि जयंत चौधरी विपक्ष को छोड़कर वो एनडीए में चले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब आपका जो जयंत चौधरी वाला प्रश्न है, वो प्रश्न ये देखिए, ऑफिशियली मेरे पास कोई किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं, इसकी अटकलें तो जब वो पटना की बैठक में नहीं गए तब से ही लगनी शुरू हो गई थी। और बीजेपी के कुछ नेता बताते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें भी बीजेपी के 1-2 मंत्रियों से हुई हैं। अब कितना सच है कितना गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि जयंत चौधरी जी की तरफ से ना तो कोई कंफर्मेशन आया है और ना डिनायल आया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में अगर कुछ नहीं होता, खाली हवाबाजी होती, तो डिनायल तो आ ही जाता अब तक कि नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं उन्होंने कहा मैं बेंगलोर की बैठक में जाऊंगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जयंत चौधरी साहब ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि वो बेंगलोर की मीटिंग में जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो शपथ ले सकते हैं अगर रिशफल होता है, मोदी जी करते हैं। इसमें एक चीज बताऊं आपको, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी बहुत उस्ताद है, बहुत माहिर है। जयंत चौधरी के बारे में माना जाता है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, जैसे अजीत सिंह जी का तय नहीं होता था कि किधर जाएंगे, लेकिन अभी तक जयंत चौधरी विपक्ष के साथ हैं जब हम बात कर रहे हैं इस समय तक। और ऐसे में उनके बारे में अफवाह फैलाना सबसे ज्यादा सूट करता है कि वो जा सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ लोग कहने लगे हैं कि साहब वो दोबारा बात हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने चेक किया इसको, और खुद नीतीश जी के हमसे चेक किया, तो लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी जितना आगे जा चुके हैं विपक्षी एकता के मामले में, अब उनका लौट के पीछे जाना संभव नहीं है। सुधीर जी, एक बड़ी बात विनोद भाई ने कही, और विनोद जी ने एक बात कही कि जो 2019 में मोदी जी का कॉन्फिडेंस लेवल था, जो उनका खुद पर भरोसा था, अपने ब्रांड पे भरोसा था, ये बार बार की हार से कहीं ना कहीं मोदी जी का भरोसा टूट रहा है। आप महाराष्ट्र की स्थिति को देख रहे हैं, आप कर्नाटक की स्थिति को देख रहे हैं। कर्नाटक में
बुरी तरह मोदी जी का ब्रांड फेल हुआ। और महाराष्ट्र में इसलिए ब्रांड फेल हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे नेताओं के आगे बिछते चली जा रही है बीजेपी। आपको लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मोदी? क्या मोदी का वाकई ब्रांड नीचे जा रहा है और अब वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरे रीजनल पार्टीज पे? बिल्कुल दीपक जी, मोदी जी का ब्रांड नीचे जा रहा है। हम नहीं, आप नहीं कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो माउथपीस है ऑर्गेनाइजेशन, जो वीकली न्यूज़पेपर, उन्होंने खुद कहा है कि ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा कि मोदी जी के चेहरे पे, करिश्मे पे और हिंदुत्व के इसके ऊपर चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये वो लोग एक्सेप्ट कर रहे। तो आपको लगता है कि ये जो दो ऑपरेशन किए अमित शाह और मोदी जी ने, ऑपरेशन 1 शिवसेना, ऑपरेशन 2 एनसीपी, दोनों ही ऑपरेशन अगर आप सियासत की निगाह से देखें महाराष्ट्र में, तो ये सफल माने जाएंगे या असफल माने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वोट, इन टर्म्स ऑफ विनेबिलिटी की बात कर रहा हूं? देखिए दीपक जी, ये जो ऑपरेशन किए, एक शिंदे ऑपरेशन, अजीत पवार ऑपरेशन, उनको पावर आई, पावर में रहने के बाद में उनको फ्यूचर नहीं दिखा दिया, इसलिए एक पहला ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ वो अरिथमेटिक देख रहे, वो केमिस्ट्री नहीं देख रहे। जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मास लीडर के तौर पर जाने जाते, जहां पे ये लोग रहेंगे वहां पे मेरे ख्याल से वोट ज्यादा पैमाने में शिफ्ट होंगे। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे लीडर है, लेकिन इतने बड़े लीडर नहीं। एकनाथ शिंदे तो ठाणे के आगे के लीडर भी माना नहीं जाते। अजीत पवार लीडर है, लेकिन वो मैनेजमेंट के तौर पे लीडरशिप है उनकी। मेरे ख्याल से उनका खुद का बेटा, अजीत पवार का जो बेटा है, मावल में खड़ा था, वो मेरे ख्याल से बुरी तरह से हार गया वो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शिवसेना। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अजीत पवार को भी ज्यादा ओवर रेटेड करना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि असेंबली में भले ही संख्या, आज जैसे शिंदे ने कहा कि हम 200 टच कर रहे हैं, 200 के पार निकल रहे हैं, तो असेंबली में ईडी और सीबीआई के बल पर भले ही संख्या आपने बढ़ा ली हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ विनिंग द इलेक्शन, उसमें शायद मोदी और शाह पिछड़ रहे हैं। एक पॉइंट विनोद भाई आपसे पूछूंगा मैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप राजनीति को देख रहे, समझ रहे, मोदी जी 2019 में 303 सीटें अपने बूते पे बीजेपी की लेके आए। मैं एनडीए की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की 303 सीट। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में 25 की 25, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें, गुजरात में 26 में 26, ये जो उन्होंने एक स्वीप मारा, जैसे झाड़ू लगा दी हो, वो मोदी जी का पीक था? वो बीजेपी का मोदी जी के नेतृत्व में पीक था? वो हिमालय था? और अब उस हिमालय तक पहुंचना मुश्किल है। क्या बीजेपी का अब स्टैग्नेशन आ गया है? बीजेपी नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी इस वजह से चिराग पासवान भी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं जयंत भी इंपॉर्टेंट हैं, अजीत पवार के जो है वो भी इंपॉर्टेंट हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो पीक था वो 2019 था? देखिए, जिन राज्यों की आपने बात की है, उन राज्यों में बीजेपी का पीक 2014 में भी यही था। आप 25 की 25, 26 की 26, ये आप अगर 14 के भी आंकड़े निकालें, और 19 में भी रिपीट हुआ। हालांकि हम लोग तब कहते थे कि शायद 19 में क्या इतनी सीटें आएंगी, लेकिन वो आ गई। वो पुलवामा का आफ्टर इफेक्ट था, क्या था, जो भी कहिए। लेकिन 14 और 19 और 24 में एक फर्क है। 14 में यूपीए की सरकार थी और उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, अलग अलग कारणों से, चाहे वो ब्लेम डेक गवर्नमेंट हो, करप्शन के तमाम चार्जेस थे, राहुल गांधी का परफॉर्मेंस था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत बैगेज थे। तो उसका फायदा पूरा बीजेपी को, मोदी जी को मिला। 19 में बीच में स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी बीजेपी के लिए, लेकिन कुछ कांग्रेस की रणनीतिक भूलें और पुलवामा, उसने फिर माहौल बीजेपी के पक्ष में कर दिया। और बीजेपी के पक्ष में 3 बातें गई 19 में मोदी जी के पक्ष में। पहली ये कि एक जनरल सेंटीमेंट ये था कि यार इस आदमी को 5 साल और काम करने का मौका देना चाहिए, ये होता है। मनमोहन सिंह को भी इसीलिए अगला टर्म मिला था, एक टर्म और दो। कहते हैं कि हाँ, एक टर्म और दो, 5 साल यार, 5 साल में तो इस आदमी ने अपनी एक बुनियाद बनाई, बेस तैयार किया है, और जो नीतियां लागू की हैं, जो फैसले लिए, उनका नतीजा 5 साल में आएगा, तो वो भी एक भावना थी। फिर पुलवामा ने राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया, और कांग्रेस ने उस तरह से अलायंसेस नहीं बनाए। कांग्रेस को 2018 के जो 3 विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती, तो उसको लगा कि अब हम पूरा लोकसभा भी जीत लेंगे,
और 200-250 सीटें ले आएंगे। तो राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने परवाह ही नहीं की अपोजिशन अलायंस की, और क्या हुआ कि अपोजिशन पार्टियां अलग अलग लड़ी, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला। ये 3 कारण 2019 में काफी प्रभावशाली थे। 2024 में स्थिति भिन्न है। तीसरा टर्म है, मांग रहे हैं मोदी जी अपने लिए, मतलब 2 टर्म के बाद। तो अब क्या होगा, जो 2014 से 19 तक जो आपने फैसले किए थे उनके पर नतीजे भी आ चुके हैं। नोटबंदी का नतीजा आ गया, जीएसटी का नतीजा आ गया, और सारे जो आपने भाई 370 वगैरह तो आपने कर दिया, उसका भी एक इफेक्ट है। सारे नतीजे आ गए हैं, तो लोग अब तुलना करने लगे हैं कि भाई क्या आपने कहा था और क्या नतीजे हैं। तो इस आधार पर एक वैल्यूएशन होगा। दूसरा, इस बार कांग्रेस का ग्राफ अभी अप साइड है, अभी उसका जो है ग्राफ ऊपर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह राहुल गांधी की पदयात्रा में भीड़ जुटी, जिस तरह से कर्नाटक में जबरदस्त जीत हुई कांग्रेस की मोदी जी के सघन प्रचार के बावजूद, और तेलंगाना में जो रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस को, अभी राहुल गांधी की जो रैली हुई तेलंगाना में आपने देखी होगी 3-4 दिन पहले, कितनी जबरदस्त भीड़ थी। मैंने तो अभी निकट भविष्य में इतनी भीड़ नहीं देखी कहीं किसी रैली में, वो भी राहुल गांधी के लिए जिनको पप्पू बना दिया गया था सोशल मीडिया में, और कांग्रेस की वहां सरकार भी नहीं है तेलंगाना में, तो वो इंडिकेटर है। और तीसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इस बार कांग्रेस, राहुल गांधी और खड़गे जी 2019 में कहीं नहीं थे। 2024 में खड़गे भी एक फैक्टर होंगे चुनाव में, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और वो देश में एक दलितों के बीच में बड़ा राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। तो वो भी एक इफेक्ट है जो बीजेपी समझती है, इन सारी चीजों को संघ समझता है। और तीसरा ये है कि इसमें अपोजिशन यूनिटी के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से तैयार है, वो स्पेस देने को भी तैयार है, जहां जहां स्पेस अपोजिशन को चाहिए, खास करके उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो वो भी इसीलिए पटना की बैठक संभव हो पाई कांग्रेस के लचीले रूप के कारण। जी, सूर्यवंशी जी, आखिरी क्वेश्चन। आप क्योंकि दक्षिण भारत और गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक सारी की राजनीति को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ये आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई का ऑपरेशन ये चलता रहेगा और तेज होगा, या अब ईडी और सीबीआई का भी स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया है कि अब ठीक है, बहुत हुआ, अब इसका असर होने वाला नहीं? तो महाराष्ट्र में क्योंकि भाई जो आपके यहाँ नेता हैं बहुत पैसे वाले हैं, सरमाएदार हैं, कोई उनके पास शुगर मिले हैं, उनके पास बड़े बड़े बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हर सभासद से लेके कॉर्पोरेटर से लेकर एमपी तक करोड़पति अरबपति हैं, इसीलिए लोग कहते हैं खोखा राजनीति। आपको लगता है कि अब सीबीआई और ईडी का असर कुछ नहीं होगा? अगर 6-7 महीने चुनाव के बाकी हैं, 8 महीने बाकी हैं, क्या अब ये ऑपरेशन बंद होंगे और धीरे धीरे जो विपक्ष है खुलकर सामने आएगा? और क्या शिंदे के लोग जो शिंदे के साथ गए हैं वो टूट के उद्धव के पास आ सकते हैं? क्या इस तरह का एक रीअलाइनमेंट आपको दिख रहा है? देखो दीपक जी, आपको याद होगा कर्नाटक का जब इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के दौरान बहुत से जो कांग्रेस कैंडिडेट थे, कम से कम 64 कैंडिडेट को इनकम टैक्स, सीबीआई, नहीं तो किसी न किसी की नोटिस भेजी गई थी। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ये बात खुद कही थी। उसके बावजूद लोग डरे नहीं। कैसा है, डर के आगे एक जीत रहती है। आदमी कुछ हद तक डरता है, लेकिन वही चीज वही चीज सेम बार बार डराया जाए तो आदमी डरता नहीं, उसको आदमी भूल जाते हैं, तुमको जो करना है वो कर लो, फिर आदमी सड़क पे उतर जाता है। मुझे लगता है वही चीज होगी। जिस तरह से जिन लोगों को डरना था, जो लोग डर चुके थे, वो 2014 के बाद में जो भी कुछ बीजेपी का शासन रहा वो भाग गए। 2019 में शरद पवार और कांग्रेस के साथ में जो भी लोग थे वो भी भाग गए। मेरे ख्याल से ईडी और सीबीआई का डर था, उनके करप्शन के कुछ चार्जेस, सभी लोग भाग गए। अभी वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैमाने में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अभी जिनका कुछ नहीं है ऐसे लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नया कुछ खेल खेल सकती है, नया कुछ ये निकाल सकती है। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि जो कुछ भी छोटे छोटे इलेक्शन हुए, मंडी का इलेक्शन हो या तुम्हारे एमएलसी का इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, वहां पे हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़ा भरभक्कम नुकसान हुआ। बीजेपी ने अपना पीक 2019 में हिट किया और एक स्टैग्नेशन अब आ रहा है, धीरे धीरे नीचे ही जाना, डिक्लाइन ही होना। आपको लगता है कि 2024 बेहद कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ रहा है? एक कांटे की टक्कर है, और अगर अपोजिशन ने खुद को इंटैक्ट रखा और राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा 2 पार्ट 2 करते हैं, उसके बाद इस देश में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी 2024 में? लेकिन निश्चित रूप से अगर अपोजिशन इंटैक्ट रहा, उसकी यूनिटी एक फॉर्मिडेबल अलायंस के रूप में सामने आ गई, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ गया, उनका एजेंडा आ गया, उनका विजन आ गया, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी हुआ मान लीजिए, और खड़गे जी को एक एक्सेप्टेबल फेस के रूप में भले घोषित न किया जाए, आगे रखा गया कैंपेन में, तो निश्चित रूप से बहुत कड़ी टक्कर होगी और कुछ भी हो सकता है उस स्थिति में। लास्ट क्वेश्चन सुधीर भाई, थोड़ा सा मतलब बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिएगा देने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एनसीपी तोड़ने के बाद, शिवसेना तोड़ने के बाद क्या बीजेपी 48 में से फिर से 41 सीट ले जाएगी? क्या इन पार्टियों को तहस नहस करने के बाद मोदी जी फिर महाराष्ट्र के किंग इमर्ज होंगे, या महाराष्ट्र का किंग कोई और है? नहीं नहीं दीपक जी, ये जैसे मैंने कहा, उनके पास वो नंबर जुटा रहे हैं। ये नंबर केमिस्ट्री में जब तक तब्दील नहीं होगा, उनके नंबर वो वापस नहीं आएंगे इलेक्शन में। ये पहली और क्लियर बात है। और दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता वो सब देख रही है, वो दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू शो देयर टू एंगर, प्रेस द बटन। टू प्रेस द बटन, शो द एंगर। जी जी जी, मतलब आपका मानना है कि नुकसान भारी होने जा रहा है बीजेपी को? दीपक भाई, एक चीज मैं जोड़ दूं इसी महाराष्ट्र के संदर्भ में, सुधीर जी उसके बारे में अपनी बात, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे ठीक करेंगे। नहीं, बोलिए। देखिए, एक फैक्टर है शरद पवार का जो करिश्मा है, शरद पवार की जो पॉपुलैरिटी, शरद पवार की जो मासा बेस है, और शरद पवार ऐसे नेता हैं जो यशवंतराव चौहान के बाद और वसंतदादा पाटिल के बाद मुझे लगता है 2 ही नेता हुए हैं महाराष्ट्र में जिनको पूरे देश ने महाराष्ट्र के रूप में देखा है, बाला साहब ठाकरे, एक शरद पवार। तो कद के लिहाज भले वो पार्टी उनकी पूरे महाराष्ट्र की ना रही हो, लेकिन शरद पवार राष्ट्रीय नेता है, एक तो वो उनका दबदबा, और हमेशा महाराष्ट्र के हितों के लिए वो खड़े दिखाई दिए। दूसरा, एक चीज को नजरअंदाज मत करिए, सुप्रिया सुले एक महिला है, और सुप्रिया सुले ने जो भाषण दिया कल, अगर आप देखिए, उसमें उन्होंने जो कहा कि सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे पिता पर अगर कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उन्होंने कहा कि मैं महिला हूं, महिला जो है वो रोती भी है, जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ने पर वो अहिल्याबाई भी बन जाती है। तो और महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय के बाद कोई महिला जो है, लंबे समय के बाद कोई महिला इस तरह से निकल के आ रही है, वरना शालिनीताई पाटिल, प्रतिभा पाटिल और मृणाल गोरे, इनके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 25, 30, 40 साल में कोई महिला मुखर होकर सामने नहीं आई। महिलाएं बहुत है वहां पर राजनीति में, लेकिन इस तरह से। और सुप्रिया सुले अगर घूमती है अपने पिता के साथ, तो महिलाओं का भी एक फैक्टर बड़ा काम कर सकता है, ये मेरा कहना है। महाराष्ट्र में क्या होगा ये तो आपने बताया ही, और देश में क्या होने जा रहा है विनोद जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं मोदी जी वो मोदी जी नहीं है जो 2019 में थे। 2024 में कांटे की टक्कर होगी, और शायद इसीलिए आज अमित शाह और मोदी को हर साथ की जरूरत है, हर हाथ की जरूरत उनको हो रही है। बहरहाल आप दोनों आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह से एनलाइटन किया हम सबको कि कहाँ पर मोदी जी की कमियां हैं, कहाँ पर उनकी खूबियां हैं, और 2024 की तस्वीर को थोड़ा बहुत आपने क्लियर करने की कोशिश करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच।